हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटे, हमने लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के लिए दो बॉडी के लिए फार्मूला बताया था। मेरा फ़र्ज़ होता है आज मैं उस फार्मूले को कैसे आया उसे निकालना आपको सिखाने चल रहा हूँ। तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें मैं आपके सिलेबस में है या नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ, जो कंपटीशन के बच्चे होंगे वो भी सीखेंगे और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके दोनों के काम आएगा। तो लिखें बेटा, derive expression for center of mass two particle system in position vector। इन पोजीशन वेक्टर। बेटे, सेंटर ऑफ मास निकालना है दो पार्टिकल से बने हुए सिस्टम्स। तो शायद आप समझ गए, दो पार्टिकल से बने हुए सिस्टम हैं और कहाँ है बेटा? पोजीशन वेक्टर में। आइए समझें क्या करना है। सपोज किया बेटे, एक्स और वाई दो एक्सिस है, हमने जेड भी लिया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम में निकालना चाहते हैं। तो सपोज किया बेटे, जो सिस्टम बना है दो पार्टिकल से बना है। पहला पार्टिकल m1, दूसरा पार्टिकल m2। R1 पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, R2 पोजीशन फ्रॉम m2 ओ से। सपोज किया बेटे, वो वह पॉइंट है जहां पर बॉडी का सेंटर है, इसलिए इसको हम सेंटर ऑफ मास RCM लिख दिया। अब हमारी बात आपसे क्या होनी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब सिस्टम बनाए जाएंगे दो पार्टिकल से बनाए जाएंगे, दोनों पार्टिकल के बीच में इंटरैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसे हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ बेटा, मेरा कहने का मतलब हुआ, जब m1 और m2 पार्टिकल से मैं सिस्टम बनाया तो वह दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। जब बेटे 1-2 की तरफ फोर्स लगाएगा तो मैं उसे स्मॉल f1-2 लिखा। 1 कहाँ लगा रहा है? 2 की तरफ। और 2 कहाँ लगा रहा है? 1 की तरफ। तो बेटे ये हो गया, पहला दूसरे की तरफ लगा रहा है। फर्स्ट पार्टिकल applied force m2 represented by f12, second applied force f21, they are internal forces। ये कैसे हैं? इंटरनल फोर्स हैं। और जब ये असंबल हो जाएंगे तो दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, तभी तो स्टेबल होंगे। कोई भी फोर्स कम और ज़्यादा मिलेगा
वह बेटे सिस्टम बना नहीं पाएंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ से आप समझिए कि दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल, और दोनों का सम 0 होगा। मैं आपको अभी अभी इंडिकेट कर दे रहा हूं। दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, यह लिख दिया, दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, और दोनों कैसे हैं, अपोजिट, दिखाई भी दे रहे हैं अपोजिट हैं। तो मेरे बेटे मैं क्या F12 F21 इक्वल टू 0 लिख दूं? लिख सकता हूं। मैं आप लोगों को एक बात बता दिया। अब बेटे मैंने पार्टिकल 1 पर, पार्टिकल M1 पे फोर्स कैपिटल F लगाया। जैसे मैंने कैपिटल F फोर्स M1 पार्टिकल पर लगाया, आप समझ गए होंगे न्यूटन्स लॉ लग जाना चाहिए। न्यूटन ने क्या कहा था, जब किसी पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या चेंज होगा, मोमेंटम। क्या चेंज होगा, हाँ, समझ में आ गया। तो बेटे यहां लिखेंगे फॉर पार्टिकल M1 if F1 का फोनो ले रहा करा यार, if F1 is an external force, मेरे बेटे जब आप F1 एक्सटर्नल फोर्स M1 पर लगा, आपकी बात में, आपकी इस बातों को सुनते ही एक बात समझ में आने लगा कि तो न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है, लग रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ, फिर बेटे आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? न्यूटन सेकंड लॉ की बात आई तो मेरे बेटे सोचो, मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया, F1 लगाया कि नहीं लगाया, लगाया। और यह आपस में क्या फोर्स लगा रहे थे, F12 लग रहा था, मैंने लगा भी दिया। इस पार्टिकल पर कितने फोर्स हो गए, 2। F12 पहला दूसरे पे लगा रहा था, खुद का फोर्स था, खुद का फोर्स था, और किसी ने एक्सटर्नल फोर्स और झोंक दिया तो दोनों फोर्स जुड़ जाएंगे। बोलो यार, जुड़ेंगे। अब मैं पूछूं क्यों जुड़ेंगे, दोनों की दिशाएं सेम हैं और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को जोड़ा जाता है। नहीं समझ में आई बात? तो मैं बेटे इसको जोड़ दूंगा। और न्यूटन जी ने बता दिया था जिस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा उसका मोमेंटम चेंज होगा। आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मैं समझा पाया? फिर मैं लिखना क्या चाहता हूं, P इक्वल टू क्या पढ़ा है मेरा बेटा, mb, तो m1 और क्या लिखेगा, v1। फिर m1 को बाहर कर लिया, d/dt आया। फिर मैं अपने बेटे से बात करता हूं, वेलोसिटी क्या है बेटे, पोजीशन अपॉन टाइम। पढ़े हो ना, पोजीशन अपॉन टाइम। m1 की पोजीशन क्या है, r1, क्या है, r1। यह बेटे थोड़ा सा आप लोगों को मैं परेशान तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोग इसमें क्या नई चीज लिखने जा रहा हूं। ये मैथमेटिक्स का टर्म है, जब d से d मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर लिखेगा, और जब d को dt से मल्टीप्लाई करोगे तो dt स्क्वायर। आप रटे ना, ये मैथमेटिक्स का टर्म है, ऐसे लिखना पड़ेगा।
क्या मिलेगा, m1 और r1 मिल गया। मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, m1 को अंदर लाया, r1 यहीं रखा है, d² बन गया। ऐसे बेटे फॉर पार्टिकल m2 की बात मैं करूंगा। तो जब m2 की बात करेंगे तो m2 पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वह कैपिटल F2 है। क्या है, कैपिटल F2 है। तो कैपिटल F2 लिख दो, फोर्स F21 लिख दीजिए। सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सब वेक्टर क्वांटिटीज है बेटा। अब क्या करेंगे, सिमिलरली ऐसे बना देंगे, dt का स्क्वायर बना देंगे, m2 और क्या लिखेंगे, r2। इक्वेशन क्या मिला बेटे, सेकेंड। समझ में आ गया आपको। अब बेटे दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे आप ध्यान सुनिए। बेटे देखिए ध्यान से, कैपिटल F1, F12, कैपिटल F2, F21, d² के स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा बेटे, m1 r1, m2 r2। एक वैल्यू आने के बाद हमें अब क्या करना, ध्यान दें। यह दोनों फोर्स मैंने बताया है इक्वल और अपोजिट हैं, इनका सम क्या है, 0। जब इनका सम 0 कर दोगे आपके पास क्या बचेगा बेटे, F1 प्लस F2। आगे की मैं बात फिर कर रहा हूँ, d/dt का स्क्वायर m1 r1 m2 r2 कर दिया। एक नई चीज लिखने चल रहा हूं, ध्यान देना है। इसको मान लिया बेटा कैपिटल F, मैंने मास से डिवाइड कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। मास से डिवाइड, मास से मल्टीप्लाई। क्योंकि बेटे जो इसके राइट साइड वैल्यू दिया है ये एक्सेलरेशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, फोर्स। अगर आप पूछो सर ऐसा क्यों किया, तो बेटा मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसलिए मास से डिवाइड और मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मास से मल्टीप्लाई, मास डिवाइड कर दिया। अगेन मैं आपको बताना चाहूँ, इसको मैं कैपिटल M, इसको मैं टोटल मास d²/dt²। अब ये पूरी वैल्यू आप ध्यान दें, अगर ये फोर्स है या मास है तो ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के राइट जो बेटी वैल्यू होती है वो पोजीशन होती है, r। पोजीशन r, इसे हम सेंटर ऑफ मास के टर्म में लिखते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, dt/dt² के राइट जितनी वैल्यू दी गई है मैं उसे पोजीशन कहता हूं। कैसे, क्योंकि चैप्टर 3 में पढ़ा है इक्वल टू क्या, d²/dt का स्क्वायर। ये बेटे पोजीशन है तो इसको भी पोजीशन होना चाहिए। अगर ये पोजीशन है तो ये भी पोजीशन है। किसकी पोजीशन है बेटे, दो मास पार्टिकल सिस्टम की। दो मास पार्टिकल सिस्टम का जो पॉइंट ओ है वही सेंटर ऑफ मास है। इस प्रकार से बेटे मैंने आपको कहा था टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या मिला, m1 r1 m2 r2 अपान
m1 प्लस क्या बेटे, m2। ये मैं आपको एक्सप्रेशन ला दिया, आप इसे अब नोट कर डालें। अब आइए कुछ सीखें, छोटी छोटी बातें सीखें बेटे इस सेंटर ऑफ मास के द्वारा। सपोज करिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। अगर आपने 0 कर दिया इसको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, m1 r1 m2 r2 इक्वल टू 0। जब दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये 0 बच जाएगा, ये आपको m1 r1 प्लस m2 r2 मिलेगा। मेरे बेटे जब आप m1 r1 निकालेंगे क्या, माइनस क्या मिलेगा, m2 r2। r2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस m1 r1 अपान क्या, m2। इसमें यह ध्यान देना है, हम जो बताना चाह रहे हैं ध्यान देना, पोजीशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी पोजीशन कम होगी, इसका मास ज़्यादा हो उसकी पोजीशन क्या होगी, कम। अगर मैं मान लूँ m1 बड़ा है m2 छोटा, तो इसकी पोजीशन कम होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कंपटीशन में काम आएगी, कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी पोजीशन कम, क्योंकि यहाँ m और r का जो रेशियो आया है एक दूसरे के इन्वर्सली है। जिसका मास ज़्यादा उसका पोजीशन कम, कि मास कम उसकी पोजीशन ज़्यादा। अगर बच्चों ने क्या किया, इसमें रख दिया कि सर मान लेते हैं m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, then center of mass becomes m r1 m r2 m plus m, you get r1 plus r2 का हाफ, ये पा जाएंगे। एक और एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को काम आएगी कभी स्टा पढ़ने के। सपोज करते हैं m1 m2 आपको दिया गया हो बेटा, कंप्लीट डिस्टेंस भी दिया हो, यहाँ के डिस्टेंस क्या है d1, यहाँ की क्या है d2। अगर मुझे किसी बच्चे को d1 निकालना है और किसी बच्चे को d2, डिस्टेंस d1 निकालना है सेंटर ऑफ मास से, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाई अदर मास अपॉन टोटल मास। फिर आपको जब d2 निकालना है तो इस मास को लेंगे, m1 d m1 क्या लिखा d अपॉन m1 प्लस m2। जब आपको d1 निकालना है, ध्यान देंगे जब आप इस डिस्टेंस को निकालेंगे, मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास। जब आप d2 निकालेंगे, मास इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। इसका मतलब आपको d1 चाहिए तो आप इधर भाग आइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड, टोटल मास से डिवाइड कर दिए। d2 निकालना, इधर भाग आइए, मास इनटू डेसिमल टोटल मास। ये बेटे आपको कंपटीशन जैसे सवालों को लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब कभी आप अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन निकालना हो, बहुत जल्द निकालना हो, दो मास दिए हैं, दो मास दिया गया है, कोई एक डिस्टेंस दे दिया गया है, d1 d2 सेंटर ऑफ मास खोजना है, आपको निकालने का फार्मूला है कि सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट कितना डिस्टेंस पर, d2 कितना डिस्टेंस पे होगा। क्योंकि मास दोनों के अलग हैं तो डिस्टेंस अलग अलग होगी, मैंने बता ही दिया। जिसका मास ज़्यादा उसकी पोजीशन कम, जिसका मास कम उसकी पोजीशन ज़्यादा है।
ये आपको मैंने न्यूमेरिकली दिया है, टिप्स फॉर नीट जेई के क्वेश्चन करने के लिए। हमें मौका मिलेगा तो मैं कराता भी रहूँगा क्वेश्चन, इसलिए सारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए दे रहा हूँ। दूसरी बात बेटे, सेंटर ऑफ दो बातों डिपेंड करता है, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के ही सेंटर के पास अंदर हो, वह बाहर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है, सेंटर भी ना होकर किसी अदर पॉइंट पर भी हो सकता है, उसको भी मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इस टॉपिक को आप कंसीडर करें तो मैं उसको बताता हूँ। अब आइए लिखिए बेटा, कुछ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम बनाऊँ मैं बेटे, उसके बाद आपको हम न्यूमेरिकल तरफ ले चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लिखिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ज्योमेट्रिकल सिस्टम, स्पेलिंग अच्छी सी लिख दें, ज्योमेट्रिकल सिस्टम लिखो या सिस्टमैटिक लिखो, ज्योमेट्रिकल और क्या लिख रहे हो बेटा, सिमेट्रिकल बॉडीज। ये आप लोगों को मैं एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, मैं पहले कह दिया हूँ। आप अपने चैनल पे जब पढ़ रहे हैं, अब उसका स्टैंडर्ड इसलिए बढ़ा दिया गया कि अब आपको एडिशनल सवाल भी पढ़ाते रहें, ठीक है। इसलिए सब बातें पढ़िए, जो एनसीईआरटी में नहीं है मैं बता दूंगा, आप मत पढ़िए। देखो बेटा, अगर कोई रॉड ले लें, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर ही बनेगा। ये रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर ही बनेगा। रिंग, सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही पाया जाता है। डिस्क, कोई डिस्क लीजिए, डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पर पाया जाता है। कोई क्यूबिकल बॉक्स है, इसके सेंटर ऑफ मास जहाँ पे इसके डायगोनल कट करेंगे वो सेंटर पर पाया जाता है। कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड ले लें, उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर पाया जाता है। सॉलिड स्फीयर ले लें, इसका भी सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर पाया जाता है। इन सब का बताना एकदम आसान था, सेंटर पर पाया जाता है, हम लोग लिखते चले गए। अब आप इसी में छोटे छोटे और जैसे आगे बेटा ध्यान दो, कोई कोन ले लीजिए, कोन की हाइट दी गई है, सेंटर से 3/4 हाइट पर सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। ये क्या है बेटा आपका कोन। जो कोन की हाइट है, उसकी पूरी हाइट का 3/4 टाइम्स कर दें तो जो हाइट मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी, वह सेंटर से मेजर करके आप ले जाइए, पुट कर देंगे
तो वहाँ आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। दूसरी बात, प्लेन सीट ले लीजिए। किसी भी प्लेन सीट का लीजिए, लेकिन सीट कैसी है? सेमी सर्कल है। यह बेटे सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जब निकालेंगे 4/3π/r आएगा। वैसे ट्रायंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, दो आप टॉपिक और है, उसका मैं बता दूं। ट्रायंगुलर लेमिना का बेटे जहां पर इनके आप परपेंडिकुलर डालेंगे, जहां इनके तीनों को कट मिलेंगे, उस सी को बेटे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेन सीट के डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को भी सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो शायद आपको सबको सेंटर मिलते गए, केवल दो में चेंज है। कौन में बेटे कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों को लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है, क्या लिखेंगे? 4/3π/r, मतलब इसकी जो रेडियस है उस रेडियस का 4/3π टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो सेंटर ऑफ मास होगा। ये कंपटीशन में आया है। यहाँ तक जो टीचर लेक्चरर बनना चाहते हैं उनको भी ये पूछा गया, उनसे क्वेश्चन है। जो टीचर लेक्चरर बनता है, अच्छी परीक्षाएं दे करके लेक्चरर बनते हैं, उनको भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो इसका मतलब आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये अगर हाइट h है तो कोण के आएंगे सेंटर O से, यहाँ की डिस्टेंस 3/4 टाइम्स ऑफ h करेंगे, तब भी जो डिस्टेंस मिलेगी वो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी। ये रॉड है बेटे, ये सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर डिश है, ये सर्कुलर डिश है। एक कोन है, ये प्लेट है, क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स हो गया इसका नाम। चाहे आप हॉलो ले लें, चाहे आप सॉलिड ले लें, क्या सिलेंडर, ये नाम है सॉलिड स्फीयर। इसका भी नाम लिख दिया जाए। रेक्टेंगुलर आर्म पैरेललोग्राम प्लेट। नीचे छूट रहा है। ये प्लेट है कैसी? सेमी सर्कल। सेमी सर्कुलर। कौन? यहाँ बचा हुआ एक और, ये बन गया इसके लिए बेटा। एक छोटा सा और लिख दें, ट्रायंगुलर लेमिना।
अब बेटे मैं काफ़ी फिगर बना दिया आपको। सेंटर ऑफ मास की पूरी टॉपिक आपको कंप्लीट करने में 2 लेक्चर और लेंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। एनसीईआरटी का लेंगे बेटे, और कुछ एनसीईआरटी के बाद आप लोगों को कुछ एडिशनल भी देंगे। इसी के साथ आप लोगों को थैंक यू। खूब बढ़िया से मस्त होकर वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, आप अक्सर भूल जाते हैं। थैंक यू।